हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त आज से शुरुआत करते हैं अपन सीयूईटी का जो रोल है ना, कि भाई अपन को जाके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बैठना है, वो सीयूईटी की वजह से ही आप जा पाओगे। अगर आपके सीयूईटी में अच्छे नंबर नहीं आए तो दोस्त इतनी गारंटी है कि आप बैचलर्स तो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर पाओगे। हाँ, पैसे लगाने हैं तो प्राइवेट में तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। क्लियर है? तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो अपन ने क्लास 12 में मेहनत करी है वो फिर से एक बार सीयूईटी में लगाते हैं। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सीयूईटी वाला जो एग्जाम है ये क्लास 12 के सिलेबस का कॉपी पेस्ट है। ध्यान रखना, मैं केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं, ओवरऑल कॉपी पेस्ट है। अगर मैं बात करूंगा फिजिक्स या मैथ्स या उसमें, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है, बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं। लेकिन केमिस्ट्री में अच्छी बात यह है कि पूरा ये ओवरऑल कॉपी पेस्ट है। आप इसको बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? अपन बढ़िया से पूरा सीयूटी का मतलब यहाँ पे वन शॉट देखेंगे। ये तुम्हारा एक मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। शॉर्ट, क्रिस्प और टिप्स और ट्रिक्स के साथ रहेगा। क्लियर है? क्योंकि पेपर अब तुम्हारा एमसीक्यू रहेगा। जब एमसीक्यू पेपर है तो इसमें जितने भी टिप्स हैं कि भैया कैसे मैं इजीली क्वेश्चन कर सकता हूं, विद इन सेकंड्स क्वेश्चन कैसे कर सकता हूं, क्योंकि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। तो अब अपन को जल्दी जल्दी चीजें करनी आनी चाहिए। क्लियर है? चले स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, अगली स्लाइड बेहद इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे सीयूईटी एस्पिरेंट है। क्लियर? तो प्लीज एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना? फटाफट से शेयर कर दो। मैं दिखाता हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यहां पे है सीयूईटी प्रो मेंटरशिप। देखो, सीयूईटी का एग्जाम निकालना, ठीक है, निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीट और जेई होता तो मैं इसको उल्टा बोलता कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन सीयूईटी का एग्जाम निकाल लोगे, अच्छी बात है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉलेज सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन, क्योंकि आपका कॉलेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल सकता है, तुम्हारे घर से 1000 किलोमीटर दूर भी मिल सकता है। ठीक है? तो वो कौन सा बेस्ट कॉलेज आपके लिए रहेगा, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट रहेगी, फिजिक्स ऑनर्स, क्योंकि अभी तो आपको सब अच्छा लगता है पीसीएम या पीसीबी, तो कौन सी बेस्ट रहेगी। तो प्लस मतलब कॉलेज प्लस स्ट्रीम को मिला के हम लोग सारा कुछ यहाँ पे तुम्हारा प्रोवाइड करने वाले हैं। चाहे वो प्रेफरेंस लिस्ट हो गई, तुम एक बार चाहो तो पढ़ भी सकते हो, स्कोरिंग स्ट्रेटेजी, 1-to-1 मेंटरशिप, ऑब्वियसली 1-to-1 स्ट्रेटेजी सेशंस। किसके साथ? फैकल्टी के साथ। मैं हो गया, तुषार सर हो गए, चेल्सी मैम है, तमसा मैम है, तो इन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? यूनिवर्सिटी सिलेक्शन गाइड, मॉक टेस्ट, अगेन बिना मॉक के तो कौन सा ही एग्जाम निकाल पाओगे। क्लियर? उसके बाद है फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट, वो भी हम लोग साथ में ही कराएंगे। फॉर्म फिलिंग कौन सा वाला? जब आपके ये खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो डीयू अपना अलग से निकालता है, बीएचयू अलग से निकालता है, तो उन चीजों में मैं बता रहा हूं आपका। क्लियर? ये है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। अगर उसमें भी ना मिले तो आप cuet.live करके सर्च करिएगा। cuet.live करके, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cuet.live। क्लियर? यहां पे आपको सारी जितनी भी डिटेल है, क्योंकि एनटीए की अगर आप वेबसाइट देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है। क्लियर? वो कुछ भी डालते हैं, कभी भी कोई अपडेट आया था, तो हमने सारा कुछ बहुत इजी तरीके से यहां पे डाल रखा है। आप एक बार यहां पे देख सकते हो। ये है अपना, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मेंटरशिप करके, और ये है मेंटरशिप प्रो प्रोग्राम। प्लीज इसको ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले आप इसमें लॉग इन कर लेना, है ना? लॉग इन करने के लिए नंबर मांगेगा, ध्यान रखना, व्हाट्सएप जिसमें एक्टिव हो वाला नंबर डालना, और लॉग इन करने के बाद आपका कुछ ऐसे खुलेगा। ठीक है? ये मैंने अपना लॉगिन कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि यहां पे अगर आप आओगे तो आज ही, ठीक है, जब आप ये देख रहे हो, अगर आप आज की तारीख में इसको देख रहे हो, 27 तारीख में, 27 मार्च को, तो आज शाम 7 बजे हमारी पहली मेंटरशिप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। ठीक है? पहली मेंटरशिप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पे अगर आप आओगे तो ये रहा अपना कंप्लीट सेशन टाइमलाइन। क्लियर है? हमने हर एक चीज लगा रखी है। फ्री सेशन, स्ट्रेटेजी सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, टिप्स एंड ट्रिक्स, लास्ट मिनट टिप्स, एडमिशन सपोर्ट, ऑल पेड सेशन, ये सब आपका रहेगा। आज की जो है वो फ्री है, ये रहा कंप्लीट सीयूटी। आप यहां से अभी ही लिंक शो कर रहा है, लेकिन वो अपन स्टार्ट करेंगे 7 बजे। उसके बाद वाले आपके लॉग्ड हैं, क्योंकि ये सब जो है वो पेड है। तो ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा जो 999 में रेट बता रहा हूं, ये 999 एक दुनिया का, अगर मैं बताऊं, जितना भी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना भी तुम पैसा लगाओगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है 999 सिर्फ। ठीक है? क्योंकि अब वो भी एक रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की इतनी मेहनत, ये जो वेबसाइट लाइव कराई है cuet.live, डायरेक्ट एनटीए वाली वेबसाइट से वो है, तो दोस्त बहुत पैसा लगा है, बहुत मेहनत लगी है, तो उस चीज में आपका सपोर्ट है और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। cuet.live के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको बढ़िया से मिल जाएगा, नहीं तो cuet.live डालो गूगल पे, हमारी वेबसाइट ही खुलेगी डायरेक्ट। डन?
क्लियर है, इतना काम कर लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब अपन शुरू करते हैं अपनी कहानी। ध्यान रखिएगा, सीयूईटी अकेला ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कॉलेज सिलेक्शन में किसी की हेल्प की। यार कोई बता दे कौन सा कॉलेज सही है ना, कोई बता दे कि भैया कॉलेज तो ठीक है, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए आ जाइएगा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली सॉल्यूशंस है क्या? तो अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा तो अपनी पूरी क्लास 12th या सीयूईटी में हमारे पास एक मैंने सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, यहां पे अपन होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर है, यहां पे अपन क्या बनाते हैं? होमोजेनस मिक्सचर रहेगा। तो अगर आप डेफिनेशन के थ्रू भी जाओगे, अगर आप यहां पे डेफिनेशन भी देखोगे तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्लियर है, दो या दो से ज्यादा मेरे कंपोनेंट अगर हो तो वो मेरे पास सॉल्यूशन है। लेकिन आपके में क्लास 12th में सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस होने चाहिए। चल, हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बाइनरी सॉल्यूशंस होने चाहिए। बाइनरी समझते हो? जो अगर जिसके पास कंप्यूटर है, थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस पढ़ा हो, तो बाइनरी में दो होता है, 0 और 1, तो बस सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो सॉल्यूट है, जो मेरे पास सॉल्यूट होता है, दो टर्म है ना, एक है सॉल्यूट और दूसरा है मेरे पास सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है वो लेसर इन क्वांटिटी होता है, कम होता है क्वांटिटी में, और ये जो रहेगा वो मोर रहता है क्वांटिटी में, ज्यादा होता है क्वांटिटी में। क्लियर है। और एक बेकार सी ट्रिक बताऊं, मान लो ये तुम्हारे पास कितने, ये 7 डिजिट्स है, 7 लेटर्स है, तो ये आपका ज्यादा रहेगा, ये 6 है तो ये कम रहेगा। इजी है। डन। उसके बाद when the solvent is in solid state solution is called solid solution। अब जो मेरे पास सॉल्वेंट है उसी के नाम पर पूरा सॉल्यूशन रख दिया है। जैसे सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट गैस है तो गैसेस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर है। आप चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ भाई, यहां तक सभी का क्लियर? यहां तक सभी का क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट देना मुझे। एसी का रिमोट कहां गया भैया? हाँ, गर्मी हो गई है। एक, हाँ चलो, ये आपने रीड कर लिया, ये रीड कर लिया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे ओवरऑल कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर मैं सारे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात करूंगा तो वो मेरे पास ये है, लिक्विड सॉलिड अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। डन। ठीक है, बढ़िया बात है। और इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि भैया तुम और ज्यादा एग्जांपल ध्यान रखो। अब ये चीज जो है कि मास परसेंटेज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, ये बार बार पढ़ेगा, इसको फिर से पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं एक बार ये बस आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। अगर मास परसेंटेज है तो ऊपर क्या आएगा? कोई भी मेरे पास कंपोनेंट है तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मास। अब अगर टोटल मास के बारे में बात हो रही है तो मेरे पास दो ही कंपोनेंट है, C1 प्लस C2। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 ही रहेगा, तो इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो मेरे पास मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम परसेंटेज की, ठीक है, तो यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2। डन। उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बस इतना आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, फटाफट देखते हुए चलना, क्योंकि तुम्हारा मैंने सारा पढ़ा रखा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा रिवाइज करके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन की सीरीज भी अगर आप चैनल पे जाके देखोगे, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। ये है अपना चैनल, अभी बायो का एग्जाम आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर आप आओगे तो ये लगे हुए हैं सेशंस, ठीक है। आज ही मेरा सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास लिखा हुआ है। क्लियर है। यहां पे आप क्लिक करोगे, यहां पे आप क्लिक करोगे तो जो भी मेरे पास साथी जुड़े हुए हैं इसको आप शेयर वेयर कर सकते हो, या फिर अभी के अभी नोटिफाई कर लो। डन। आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन सबसे इजी। अगर मैं मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करता हूं तो मोल फ्रैक्शन क्या, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 मुझे निकालना है, या फिर कोई भी कंपोनेंट मेरे पास है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या रहेगा, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर रहेगा N2 डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा N1 प्लस N2, ये रहेगा। बोलो बोलो, ठीक है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे डाल रखे हैं, हालांकि ये तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो जो सेशन है अपना उसमें अपन करेंगे। यहां पे है मोलैरिटी, मोलैरिटी पढ़े हो, बार बार पढ़े हो, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही है। उसके बाद मोलैलिटी के बारे में बात करूंगा, अगेन न्यूमरेटर दोनों में सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना इसकी यूनिट रहती है मोल पर केजी है। अरे इन भाई साहब की यूनिट क्या है, मोल पर केजी, और इसकी जो यूनिट रहेगी दैट विल बी मोल पर लीटर। क्लियर, क्लियर है, डन है। अब आ जाते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी हालांकि क्लास 12th में नहीं थी, सीयूईटी में अगर गलती से क्वेश्चन आ भी जाए तो आपका ये वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये मोलैलिटी मैंने बता ही दिया, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, शायद मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख के बताता हूं, मैं लिख के बताता हूं। फाइंड आउट, ठीक है, यहां पे ध्यान से सुनना, फाइंड आउट मोलैलिटी, ठीक है, ओ सॉरी नॉर्मेलिटी निकालेंगे ना, ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, मान लो मेरे पास 3m सॉल्यूशन है ऑफ किसका, मान लो यहां पे मैंने ले लिया फॉस्फोरिक एसिड, क्या ले लिया मैंने, फॉस्फोरिक एसिड ले लिया, डन है, क्वेश्चन समझ गए। अब फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम क्या ही करोगे, तो यहां पे आ जाएगा H3PO4, ठीक है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, सही है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर और वॉन्ट और फैक्टर में प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एन फैक्टर जो रहता है, भैया ये गर्मी अभी तक ठीक नहीं है क्या, एक सेकंड, हाँ एक मिनट दे दो भाई, ठीक है। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, अगर मैं एन फैक्टर के बारे में बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, क्लियर है, ये जो मेरे पास रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, सही है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके हिसाब से यहां पे रहेगा। तो अब आप निकाल लो, यहां से अब जो निकालना है वो निकाल लो। देखो H3PO4 है, H3PO4 थोड़ा सा अलग इसका स्ट्रक्चर रहता है, वो आपने ध्यान रखना है, P डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा OH, मैंने टिपिकल वाला एक ही में करा दिया, और ये रहेगा OH, ठीक है। अब यहां पे ये ना फॉस्फेट आयन बनता है, PO4 3 नेगेटिव प्लस यहां पे आ जाएगा थ्राइस ऑफ H प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ, तो यहां पे 3 नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये जो निकल के आएगा एन फैक्टर वो 3 आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या है, 3 इंटू 3, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 9m, डन डन, m नहीं n आएगा, 9n। बोलो भाई, बोलो सारे लोग फटाफट से, क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो नॉर्मेलिटी पे मेरे पास आ सकते हैं। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे, चलो सॉल्युबिलिटी आ जाइएगा, आगे बढ़े सॉल्युबिलिटी में। अगर मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करूंगा तो सॉल्युबिलिटी में एग्जैक्टली क्या रहता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, हाँ आ जाओ। मेरे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, वो आपस में डिसॉल्व कैसे होंगे, ये दिक्कत है, आपस में कैसे डिसॉल्व होंगे, कोई चीज आपस में कैसे डिसॉल्व होती है। तो अगर मैं केमिस्ट्री में बारे में बात करता हूं तो एक ही लाइन है, वो है मेरे पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है, हाँ, कौन सी लाइन है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
ठीक है, जैसा अब तुम बैक बेंचर हो, तुम्हारी दोस्ती भी एक ऐसी लफंगे से होगी ना, अगर तुम आगे बैठते हो तो तुम्हारी दोस्ती भी किसी टॉपर से हो जाएगी, है ना, जो पढ़ती होगी या पढ़ता होगा, ऐसे ही यहां पे रहता है। तो अब इसका कहने का मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है, एथेनॉल या अल्कोहल पानी में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है, और नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर जो है वो आपका नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, पेपर में आ सकता है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इस एग्जांपल पे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिया, एक और दे दूंगा। अब आ जाते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेचर में दो चीजें आती हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अब यहां पे मान लो अगर मेरे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पेपर में आ जाएगा। एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है मेरे पास एंडोथर्मिक है, हाँ, एक्सोथर्मिक और दूसरा रहेगा मेरे पास एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में क्या रहता है, डेल एच मेरे पास नेगेटिव रहेगी, यहां जो डेल एच है वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, सही है, बहुत बढ़िया बात है। अब जब डेल एच नेगेटिव रहने वाला है तो इसका क्या मतलब है, अगर एक्सोथर्मिक है, मेरे पास डेल एच नेगेटिव है, तो हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। अब जब हीट बाहर निकल रही है तो कहां से बाहर निकलेगी, प्रोडक्ट से बाहर निकलेगी। जब प्रोडक्ट से बाहर निकलेगी, और ली चैटलियर बाबा क्या बोल गए थे, ली चैटलियर बाबा क्या बोल के मरे थे, वो ये बोल के चल बसे थे कि भैया इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। अब टेम्परेचर कहां ज्यादा है, प्रोडक्ट में, आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट ऑफ चेंज इज मिनिमाइज्ड। प्रोडक्ट में टेम्परेचर ज्यादा, आप और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और जब बैकवर्ड में जाएगी, अब जब बैकवर्ड में जाएगी तो क्या रहे, अरे बैकवर्ड का मतलब समझ रहे हो, रिएक्टेंट साइड जा रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कराई है। और जब एंडोथर्मिक रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो यहां पे जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी रहेगी, वो इंक्रीज करेगी। क्लियर? आप चाहो सारे लोग तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी जुड़े हुए हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो कि यहां तक मास्टर क्लियर हो गया है, मुझे बता देंगे, चैट बॉक्स में भी लिख देंगे समझ आ रहा है मास्टर, है, कमेंट बॉक्स तो खुला होगा ना, वहां पे लिख दो कि हाँ मास्टर समझ आ रहा है, जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बस लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली मैंने आपको कहानी बता दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मेरे पास सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी है तो प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डन है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक तो कहानी क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस आएगी क्योंकि गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे ज्यादा रहती है, तो गैस में प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। अरे यार ऑक्सीजन सिलेंडर है या मान लो एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, अभी तो वैसे ही मरे पड़े हैं एलपीजी, तो इसमें क्या रहता है, यहां पे ये गैसेस है तो इसको हम प्रेशर लगा सकते हैं, प्रेशर करके हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। सेम चीज। अब आ जाओ इधर, इतना तुम्हें पता है ना कॉन्सेप्ट, इतनी तो जीके है। अब अगर इतनी जीके है तो यहां पे ध्यान से सुनना, मेरे पास यहां प्रेजेंट है, ठीक है, अरे ये कहां उतरे जा रहा है, मेरे पास ये है अपने पास गैस, कोई भी गैस है उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, ये है लिक्विड। अब हो क्या रहा है, मैंने वेट बढ़ाया तो ये जो मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं वो डिसॉल्व होते हैं। कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैंने W1 वेट डाला है तो थोड़े से डिसॉल्व हुए। अगर मैंने वेट और इंक्रीज करा, अगर मैंने 3 ब्लॉक्स लगा दिए तो आपका क्या रहेगा, अगर मैंने और वेट इंक्रीज करा है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज कर जाती है? समझे क्या हो रहा है यहां पे? अगर मैं ऐसे भाषा में लिखूं तो यहां पे रहेगा जो प्रेशर इंक्रीज करने पे जो सॉल्युबिलिटी है, किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज कर जाएगी। बढ़िया बात है। अरे भैया मेरे पास जो गैस है वो जाके इसमें डिसॉल्व हो जा रही है, सॉल्युबल हो जा रही है, ठीक।
मजा आया। अच्छा, अब यहां पे लिखा भी हुआ है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच। ऑब्वियसली अगर मैं और वेट बढ़ा दूंगा तो वो आगे रहेगा। इसी चीज को लेके आए हेनरी बाबा। हेनरी बाबा ने एक फॉर्मूला दे दिया। हेनरी बाबा जो है उन्होंने फॉर्मूला दे दिया। हेनरी बाबा बोल के चले गए, ये भी बोल के चले गए थे भाई, मतलब यही चीज नहीं बोले, और भी बातें बोले, काम की बात यही बोले बस, कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास रहेगा जो भी अपने पास मोल फ्रैक्शन है उसके, ये बोले थे। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, वो मेरे पास क्या रहेगा, के एच एक्स, के एच रहेगा, के एच, और के एच मेरे पास क्या होता है, ये है हेनरीज लॉ कांस्टेंट या फिर हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट, डन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर आप इसका डायरेक्टली ग्राफ देखना चाहो तो कुछ ऐसा दिखता है ना, P इज इक्वल टू के एच एक्स, P इज इक्वल टू के एच एक्स, यहां पे के एच जो है वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, x जो है वो मोल फ्रैक्शन है, कैसा दिखेगा ये, y इज इक्वल टू एम एक्स है। अरे y इज इक्वल टू एम एक्स ही तो है। अब जब y इज इक्वल टू एम एक्स है, अब मुझे मिला ना, मैं जैसे यही ढूंढ रहा था, y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, के एच इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, x हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। डन, डन, आगे बढ़े। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, इतना ही मुझे आपको बताना था इसमें, और ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ में आपको कहीं नहीं आना है। सबसे पहले एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं। दो डिसीजेस है, इनमें से एक ना एक तुम्हारे पेपर में आ जाएगी, एक है अनोक्सिया, दूसरी है बेंट्स। दूसरी क्या है, बेंट्स। अनोक्सिया कौन सी डिसीज है, तुम यहां पे हो, ऊपर चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, ऊपर चले गए, ठीक है, समझ रहे हो ना, अप नॉर्थ, नॉर्थ साइड चले जाओ, तो आपको कौन सी डिसीज होगी, अनोक्सिया। क्यों, अनोक्सिया जो डिसीज होती है वो होती है जहां पे प्रेशर लो होगा। प्रेशर लो होने की वजह से क्या हुआ, जब प्रेशर लो है तो मेरी बॉडी में जो मतलब जो खून घूम रहा है, अब भैया खून में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो है मेन रोल। अब यार गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मेरे ब्लड में डिसॉल्व होना है तो उसके लिए भी तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए, तो वो प्रेशर ऊपर जाने पे डिक्रीज कर जा रहा है। जब डिक्रीज कर जा रहा है तो ऑक्सीजन मेरे ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, जब डिसॉल्व नहीं हो पा रही है तो भैया सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि भैया पहाड़ों पे चढ़े, कहां पैर रखना है कहां नहीं रखना है, वो एक उल्टा पैर और मैटर क्लोज हो गया। क्लियर है, तो ये चीज है। बेंड्स क्या रहता है, जब आप अंदर जाते हो, है ना, सी में जाते हो, सी डाइविंग करने जाते हो, सर्फिंग करने जाते हो, तब का रहता है। क्लियर है, जैसे यहां पे भी आपका लिखा हुआ है, यहां पे भी आपका लिखा हुआ है, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स, क्लियर है, आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। उसमें हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन रहता है। क्लियर, डन, बस इतना आपको ध्यान रखना है बेंड्स और अनोक्सिया के बारे में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन इसका आंसर होगा, है ना, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। हालांकि मैं अलग से सेशन कराऊंगा तो इसमें क्वेश्चन कराने की, इसमें क्या ही मैं तुम्हारे क्वेश्चन कराऊं। क्लियर है, आ जाओ। अब आ जाते हैं वेपर प्रेशर पे। प्लीज मैं एक बार आप लोगों को फिर से ध्यान करा दूं, जो भी मेरे पास यहां पे साथी जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे पास साथी जुड़े हुए हैं, इन्फी नोट्स तो अपना है ही, साथ साथ आज शाम, है ना, 27 तारीख, अगर आपका दिन निकल गया है तो प्लीज जो भी दिन आप इसको देख रहे हो उस दिन कुछ ना कुछ होगा। 28 को यहां पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रेटेजी है, 29 को ये है, 30 को ये है। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो वेपर्स लगाती हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर यहां पे बहुत सारे वेपर्स हैं, ठीक है, ये वेपर्स हैं। अब ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाती हैं उसको मैं वेपर प्रेशर बोलता हूं, सिंपल। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। बस एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन शुड बी इन इक्विलिब्रियम टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इतना आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, इतना आपने ध्यान रखना है। डन।
ये भी ध्यान रखना कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा वेपर प्रेशर कम होगा। ऑफ कोर्स अगर दो मॉलिक्यूल है उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो आप उसको इजीली तोड़ नहीं पाओगे, तोड़ोगे नहीं तो वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। डन, क्लियर है। अब इसी बात को ध्यान रखने के लिए मेरे पास एक और बाबा आ गए, हेनरी बाबा आ गए। अब आते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ की एग्जैक्ट डेफिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। समझे, समझे या नहीं समझे? इसका कहने का अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि मान लो मेरे पास एक कोई वेसल है, इसमें दो कंपोनेंट पड़े हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो इसमें जो कंपोनेंट 1 है उसका भी कुछ प्रेशर होगा जिसको मैंने P1 रखा, कंपोनेंट 2 है उसका भी कुछ प्रेशर होगा जिसको P2 रखा। तो जो P1 है, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के, है ठीक है। और जो मेरे पास P2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के। ये चीज है ना। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो उसको हटाने के लिए कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वही मेरे पास राउल्स कांस्टेंट है। तो ये क्या रहेगा मेरे पास, ये आ जाएगा P2 इज इक्वल्स टू, यहां पर ले लो तुम, हाँ P1 नॉट। अब इसको P2 नॉट ले लो और ये आ जाएगा Chi2। P2 नॉट क्या है? P2 नॉट जो है वो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्लियर है, जब प्योर कंपोनेंट है उसका प्रेशर था। अब मैं ओवरऑल ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, P2 टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। अब जब P1 प्लस P2 तो ये आ जाएगा P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। इसको और ज्यादा सॉल्व मत करना, इतना ही रखो, इतना ही रखो, P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। क्लियर, आगे बढ़े, यहां तक सभी को क्लियर है तो प्लीज मुझे बता देंगे, अपन बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अच्छी बात है। अब ओवरऑल अगर आप इसको ऐड कर दोगे, वो तो मैंने वैसे तुम्हें बता ही दिया, इस वाले को मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे Chi1 है ठीक है, अगर मैं Chi1 प्लस Chi2 करूं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो Chi1 की जगह अपन 1 माइनस Chi2 भी लिख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा उसको ईजी करने के लिए, बस Chi2 लाने के लिए अपन इस तरीके से कर सकते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बढ़िया बात है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चंस अगेन मैं उसी में कराऊंगा, ठीक है, जो अपना सेशन है उसमें कराऊंगा। अगर एक चीज बता दो, चलो, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, जो हेनरीज कांस्टेंट है वो KH, ऑब्वियसली KH से डिनोट होता है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बोलो, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। आंसर जो भी जुड़े हैं आंसर दो फटाफट से। हो गया, हो गया। ध्यान रखना जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। बस ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक तो क्या ही दिक्कत होगी, ठीक है, आइएगा। अब आ जाते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर, बेहद इंपॉर्टेंट। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ऐसे सॉल्यूशंस, ठीक है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। सिंपल, बोलता नहीं है कि भैया भक्त है, जो भगवान को फॉलो करता है वो भक्त है, भाई है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो भैया आइडियल है। तू राउल्स बाबा को मानता है, हाँ, तो तू आइडियल है। तू राउल्स बाबा को नहीं मानता तो तू नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सिंपल, इतना ध्यान रखो। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पे ना ही एंथैल्पी का चेंज होगा ना ही वॉल्यूम का चेंज होगा, समझे। डेल H आपका 0 रहेगा और डेल V आपका 0 रहेगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और कि अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स आउट AB, है ना, तो यहां पे AA प्लस BB का जो इंटरेक्शन है वो बराबर होगा AB के। कोई भी इंटरेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि सर फोर्स बढ़ गया या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें बहुत ज्यादा हो गए, नहीं, वो अलग केस है। इनमें बराबर रहेगा। इसके एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे नॉन पोलर ले सकते हो, बेंजीन प्लस टोलिन ले लो, है ना, बेंजीन प्लस टोलिन आप ले लो, ये इसका एग्जाम्पल है। बोलो क्लियर, बेंजीन प्लस टोलिन। और भी ले लो, मतलब नॉन पोलर मेनली रहते हैं, जैसे हेक्सेन हेप्टेन हो गया, क्लियर,
ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच और डेल वी दोनों मिक्सिंग 0 रहेंगी, है बढ़िया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, अगर कोई मेरे पास राउल्स लॉ को फॉलो ना करे तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल, इतनी ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, मैं तुम्हें थ्योरी आसानी से आगे अगले स्लाइड में दिखा दूंगा, समझ रहे हो। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मेरे पास जो वेपर प्रेशर निकल के आ रहा था राउल्स लॉ से, ठीक है, तो उतना ही अगर वेपर प्रेशर निकल के आए तो आइडियल। अगर राउल्स लॉ से ज्यादा वेपर प्रेशर आया तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम आया तो नेगेटिव डेविएशन। सिंपल, एक एक करके केस बताया तो वहां से तुम्हें और आसान लगेगा। जैसे मेरे पास अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ध्यान से सुनना, ये वाला ग्राफ है पॉजिटिव, ये है अपने पास आइडियल सॉल्यूशन की लाइन, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आपके यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हम्प है ना, लाइन ऊपर से जा रही है ऐसे, यहां पे भी लाइन ऊपर से जा रही है, इसका क्या मतलब है, ज्यादा वेपर प्रेशर बना है। अब जब ज्यादा वेपर प्रेशर बना है, अब एक चीज मुझे बताओ, a प्लस बी गिव्स आउट ए बी है ना, a प्लस बी गिव्स आउट ए बी है। जब ज्यादा वेपर प्रेशर बनता है, कब बनेगा ज्यादा वेपर प्रेशर, जब ए प्लस बी बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू ए बी। सोचो, दिमाग लगाओ कैसे लिख दिया मैंने, ये लिखो, मैं बताता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ज्यादा वेपर बन रही है, ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर है। ऐसा हो क्यों रहा है, उसका रीजन ये है कि यहां पे जो प्रोडक्ट बना है, उनका जो इंटरेक्शन है, उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है। अरे यार, जब वीक रहेगा तभी ना, क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, एक सेकंड दे दो, मुझे लग रहा है ये बेचारा गर्म हो जा रहा है क्या, ठीक है। जब इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो मेरे पास वीक होगा तो वेपर, अरे यार ये इजीली टूट जाएगा, जब ये इजीली टूटेगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। डन, क्लियर, आगे बढ़ जाए। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, डेल एच और डेल वी की जो मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 होगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, तो ग्रेटर देन 0 होगी। डन, ग्रेटर देन 0 याद रहेगा। अब इसी में आ जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बात करूंगा पॉजिटिव के बारे में, इसमें ये तो नेगेटिव है, क्लियर है। ये मैंने ऊपर ये क्यों लिख रखा है भाई, है? एक सेकंड देना। ये पॉजिटिव का देखो, सॉल्यूशन शोइंग दोनों तुम्हारे पॉजिटिव, भाई मैं कहूं यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, क्लियर है। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और नेगेटिव डेविएशन है तो यहां पे क्या रहेगा, ए प्लस बी का जो इंटरेक्शन है वो आपका वीक होगा, ए बी का स्ट्रांग होगा। प्रोडक्ट का स्ट्रांग रहता है, अरे जब प्रोडक्ट का स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है तो भैया बॉन्ड नहीं टूटेगा तो वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितना आइडियली आना चाहिए था उतना नहीं आएगा, उससे कम रहेगा, क्लियर है। इसके आप एग्जांपल ले सकते हो, इसका ये है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसका बेहतरीन एग्जांपल, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। डन, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ गए हैं इसकी सबसे प्यारे टॉपिक, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आ गए, बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बहुत ज्यादा है नहीं। अपने पास ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें जो बिल्कुल भी काम की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना, जो बिल्कुल भी काम की नहीं है वो है मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग, ये बिल्कुल काम की नहीं है, ये बिल्कुल काम की नहीं है। जो काम की है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। एनीवेज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग के बारे में बात करूंगा तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा P10 इज इक्वल टू, ये रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ Chi2। बस इतना आपको ध्यान रखो, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग, क्लियर। lowering of vapor pressure with respect to vapor pressure of the pure solvent is called relative lowering in vapor pressure, क्लियर है। बस इस वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इससे ज्यादा अपन नहीं छुएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो आगे आएंगे, जैसे है यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना, अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ सकता है, सोचो।
बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तुम्हारा, जैसे पानी है, पानी में मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं, एग बॉईल करने के लिए या आलू उबालने के लिए हम उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, जो पानी है जिसका आइडियली जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर मेरे पास जो उड़ जाता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही मैं सॉल्ट डाल देता हूं, विच इज ऑफ कोर्स नॉन वोलेटाइल, ध्यान रखना जितनी भी मैं यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बात करूंगा, यहां आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। यहां जो आपका सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल होगा। क्लियर? नॉन वोलेटाइल रहेगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे ना मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, 102 103 डिग्री रह जाता है। क्लियर? ठीक है, इसलिए तो अंडा जल्दी उबल जाता है, ये सारी चीजें जल्दी उबल जाती हैं। ठीक है, अंडे का एक और रीजन होता है कि उसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बनी हुई है वो इजिली टूट जाती है, दोनों रीजन रहता है। तो बट यहां पे जो चेंज रहेगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, डेल टीबी, वो क्या होगा? अब वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो टीबी माइनस टीबी नॉट रहेगा। इतना लिख लिया तो काम हो गया, टीबी माइनस टीबी नॉट। आज उसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या कर रहे हैं अपन? सेकंड एलिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, पेपर में आ जाएगा कभी कभी, मतलब पेपर में कोई भी स्टेप पूछ सकता है। तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अरे क्या नाटक है? ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना, बस खत्म हो रहा है जल्दी से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो क्या था, डेल टीबी, यहां पे क्या रहता है, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो ये आ जाएगा डेल टीबी इज इक्वल्स टू के बी एम। के बी एम क्या क्या पेपर में आ सकता है वो सब बता रहा हूं। के बी पूछ सकता है कि भैया के बी क्या है, तो के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको अपन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या है ये? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। जब इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है तो ये क्या रहेगा मेरे पास, मतलब इसका नाम है इब्लियोस्कोपिक। अब यूनिट भी आ जाती है कभी कभी पूछने को, यूनिट ऑफ केबी, केबी की यूनिट बताओ, तो वो क्या रहेगा, डेल टीबी डिवाइडेड बाई मोलैलिटी, डिवाइडेड बाई मोलैलिटी। ठीक है, ये इसको मैं अंदर लिख लेता हूं ताकि वहां पे मैं अपना वो कर पाऊं, ये ठीक है, डेल टीबी डिवाइड बाई एम। ठीक, अब यहां पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन रहेगा, डिवाइडेड बाई ये क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी है, ये रहेगा मेरे पास मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ओवरऑल इसको क्या लिखेंगे, ये रहेगा केल्विन केजी पर मोल, ये केल्विन केजी पर मोल मेरे पास रहेगा। अब मैं इसका ड्राइव करके दिखा देता हूं, एक का ड्राइव करा दूंगा, सेम आप जो करोगे इसका ड्राइव करा दूंगा, सेम आपका रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आ जाइएगा, ये है जैसे डेल टीबी इज इक्वल टू केबीएम आ गया था, और इसमें क्या कर सकते हैं, देखो डेल टीबी ऐसी रखो, केबी को भी ऐसी रखेंगे, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइड बाई यहां पे आ जाएगा 1000, है ना। तो ये आ जाएगा डेल टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू N2, ऊपर रख लो 1000। ये मैं इसलिए सिर्फ ड्राइव कर रहा हूं, क्या पता कभी कोई स्टेप पूछ ले, कुछ तुमसे आ जाए, तो बस एक ड्राइव कर दे रहा हूं, और डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा W1। डेल टीबी ऐसे ही रखो, Kb इंटू N2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास है, गिवन मास W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास W1 इंटू यहां पे आ जाएगा M2। आखिरी स्टेप M2 को इधर ले आओ, तो M2 इज इक्वल्स टू Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहां पे रहेगा W1 इंटू ये रहेगा मेरे पास TB माइनस TB नॉट। खत्म, खत्म, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है यहां तक? ठीक है, अब जो नेक्स्ट रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला, वो एज इट इज है, इसी का कॉपी पेस्ट है ना, इसी का कॉपी पेस्ट है। चलिए
ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। तो अब ये अगर आप चाहो तो ऐसे देख भी सकते हो, ये आप चाहो तो ऐसे देख भी सकते हो, यहाँ पे इजीली लिखा भी हुआ है कि भैया डेल टीबी मेरे पास ये आगे बढ़ा, ठीक है, ये देख रहे हो। तो ओवरऑल जो मेरे पास सोल्यूशन है वो बढ़ गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ गया है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट रहता है। बस इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, केल्विन केजी पर मोल, सब मैंने आपको बता दिया है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट वाला है ध्यान रखना, ये भी तुम्हारे पेपर में पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका क्या है, केल्विन केजी पर मोल, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्लियर। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम डेरिवेशन है, सेम तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करोगे, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। इसमें यहां पे आप कुछ भी अलग नहीं करोगे कि मास्टर इसको अलग कर दूं, नहीं, डन, इतना ही रहना है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो रहा है, जब कम हो रहा है तो सॉल्यूशन का कम रहेगा, तो वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी, टीएफ नॉट की ज्यादा रहेगी। तो यहां पे टीएफ नॉट माइनस टीएफ होता है, ध्यान रखना, टीएफ नॉट माइनस मेरे पास टीएफ रहेगा। अगेन पूरा डेरिवेशन कर लेना, कर लोगे। जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास यहां पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। क्लियर, क्रायोस्कोपिक। और प्लीज आप ओवरऑल कर लोगे ना, ठीक है। यहां पे भी अगर मैं केएफ की यूनिट निकालूंगा तो ये रहेगा डेल टीबी डिवाइडेड बाई एम, सेम ही आएगा। तो ये भी आपका केल्विन केजी पर मोल ही निकल के आएगा, केल्विन केजी पर मोल। अब आ जाते हैं फोर्थ, दैट इज ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस यहां पे होता क्या है एग्जैक्टली कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वो होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें भी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस अंदर होता है, न्यूक्लियस और सेल के बीच में। तो क्या है एग्जैक्टली, क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अ मटेरियल विद एक्सट्रीमली स्मॉल होल्स, देख रहे हो बहुत छोटे, दैट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेट्स अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टेंड टू पास फ्रॉम सॉल्वेंट साइड इनटू द सॉल्यूशन। क्लियर है। मूवमेंट कहां से कहां होता है, मूवमेंट जो है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ होता है। डन, क्लियर है। तो ये अब यहां पे अगर आप एग्जैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन चाहिए, द एक्स इज प्रेशर which must be applied to the solution to prevent the flow of solvent molecules into it through a semi-permeable, अरे भैया क्या हो गया, पानी कहां है, membrane is known as osmotic pressure। क्लियर है कि भैया सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मूवमेंट कराने के लिए जो मैं प्रेशर लगाऊंगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सिंपल। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया बात है, ये भी चीज तुम लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसमें भी ना, यहां पे भी ना लॉज ऑफ ऑस्मोसिस आते हैं। अब सुनना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मैं पाई से डिनोट करता हूं, उसको मैं किससे डिनोट करता हूं, पाई से। तो जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, जब कंबाइन कर दोगे तो यहां पे सीटी हो जाएगा, यहां पे सीटी हो जाएगा, ठीक है। अब जब सीटी हो जाएगा तो ये रहेगा मेरे पास पाई इज इक्वल टू, अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना है ना इसको हटाने के लिए, तो ये रहेगा पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी। आर क्या है अपना, आर जो है वो है गैस कांस्टेंट। बहुत सारी इसकी वैल्यू होती है, लेकिन जो जनरल वैल्यू ऐसा ही वैल्यू वो है मेरे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल मेरे पास रहता है, जूल पर केल्विन पर मोल। पाई इज इक्वल टू आई आर सी टी। अब इसको ना थोड़ा सा अगर तुम ढंग का करो, ढंग का मतलब पाई ऐसे लिख दो, आर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है N2 डिवाइडेड बाई V, और ये रहेगा T। अब देखना ओवरऑल क्या निकलेगा, ये रहेगा पाई V इज इक्वल्स टू N2RT, N2RT रहेगा, ठीक है। इसको एक बार एक डब्बे में बंद कर लो, ये ऐसी इक्वेशन कहीं देखी देखी लग रही है तुम लोगों को? ऐसी इक्वेशन अपन एक और नहीं लिखते हैं कि PV इज इक्वल्स टू NRT,
ये भी तो लिखते हैं पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो इसको कभी कभी कंपैरिजन करने को आ जाता है या पूछ लेता है, तो इसलिए ये मैंने तुम्हारा बना दिया, इन केस कंपैरिजन को आ जाए, है ना, इन केस आपका कंपैरिजन को आ जाए, बस इतना ही था। और मैं इसमें तुम्हारा कुछ अलग नहीं कराऊंगा। हाँ, मिनिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप ये और पढ़ लो, आखिरी टॉपिक काम हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अज़ीयोट्रॉप्स क्या होते हैं, पेपर में आ सकता है, उससे इंपॉर्टेंट इनमें से तो पक्का आएगा 100%। अज़ीयोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग अ सेम कॉम्पोजिशन, इनका कॉम्पोजिशन सेम होता है लिक्विड और वेपर फेज में, और बॉयल भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, है ना, बॉयल भी आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। अब ध्यान से सुनना, देखो मिनिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप है, मिनिमम, अब दो थे मेरे पास, एक था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और एक था नेगेटिव, तो मिनिमम का ऑपोजिट क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे जो आपका रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। यही है टिप्स जो आपको काम आएंगी सीयूटी में, यहां पे जो आपका रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, यहां जो आपका रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन। बढ़िया बात है, पॉजिटिव डेविएशन रहेगा। अब जब पॉजिटिव डेविएशन रहेगा तो यहां पे ए प्लस बी का जो इंटरेक्शन है पॉजिटिव है ना, तो वो स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू ए बी। डन, इन कंपैरिजन टू ए बी, बोलो बोलो, ठीक है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट अगर ये था मिनिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप, और अगर मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप है तो मैक्सिमम का उल्टा क्या था, नेगेटिव डेविएशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, यहां पे जो आपका रहेगा वो रहेगा नेगेटिव डेविएशन। क्लियर, बस। और नेगेटिव डेविएशन है तो क्या रहता है, नेगेटिव डेविएशन में ए प्लस बी का जो इंटरेक्शन है वो आपका वीकर होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, बस मैटर क्लोज, खत्म हो गया। क्लियर है, ये देख लेना, आइसोटोनिक अगर सॉल्यूशंस है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, हाइपर है तो सॉल्यूट जो है, ध्यान रखना, दे कंटेन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हायर तो हाइपरटोनिक, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो तो हाइपोटोनिक मेरे पास रहेगा। क्लियर, डन। पाई इक्वल्स टू आरसीटी या सीआरटी से आप ये डायरेक्टली कर सकते हो। अब एक आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, ये भी मैच कर लेना, कभी कभी पेपर में आ जाता है। इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन देखना घोड़े खोल देगा भाई, आता है ये वाला क्वेश्चन। चलो मैं साइड हो जा रहा हूं, खुद ही टाइम दे रहा हूं, करो इसको। ठीक, लगा लिया दिमाग, आ जाओ। इफ टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग अज़ीयोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मिनिमम का उल्टा बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो यहां पे रहेगा पॉजिटिव डेविएशन। अब जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या रहेगा, ए प्लस बी का जो इंटरेक्शन है, ए प्लस बी का जो इंटरेक्शन है पॉजिटिव में, वो स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू ए बी, है ना। तो ए बी इंटरेक्शन सारे स्ट्रॉन्गर नहीं भैया, ए बी इंटरेक्शन जो है वो आपके वीकर होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बातें लिखी हुई हैं दोनों। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। डन। अब आ जाते हैं वांट ऑफ फैक्टर, ये करके दिखाओ वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कौन से फॉर्मूले हैं, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूले नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। आ जाओ, ये क्वेश्चन आया, ऑप्शन भी दे रखे हैं 1 2 3 4, कर लो। अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा, 100%। मैं ये नहीं बोल रहा कि एल्यूमिनियम सल्फेट ही आ जाए, कुछ और आ जाए, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब यहां पे मुझे वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, आई पूरा डिसोसिएट हो गया, तो देखो क्या रहेगा, Al2 ये है अपने पास SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस, तो देखो क्या रहेगा, कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस यहां पे क्या है 3, तो ये आ जाएगा थ्राइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। क्या रहा वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा, 2 + 3, यहां पे आ गया वांट ऑफ फैक्टर 5, खत्म हो गया। वांट ऑफ फैक्टर क्या है 5। ग्लूकोज
सुक्रोज, इन सब का वांट ऑफ फैक्टर क्या रहता है 1, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वांट ऑफ फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ आइंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। सिंपल, खत्म। डिसोसिएशन के बाद कितने आइंस बनेंगे वो मेरे पास रहेगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। बस आप आ जाइएगा, चैप्टर यहां पे होता है समाप्त। आप आ जाइएगा, यहां पे मैंने सेशन लगाया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हर एक सेशन में आपके यहां पे सीयूईटी की, क्योंकि एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी चल रही है। तुम चाहो तो भैया 100 रुपए भी कम कर सकते हो, मुझे लग रहा है वो अभी भी चल रहा होगा। हाँ, देख रहे हो कौन से कॉलेज? तुम्हें एक पर्सनल बात बताऊं, तुम्हें वैसे पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा हूं, हिंदू कॉलेज में जाके। क्लियर है? अच्छे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। हाँ, उस टाइम सीयूटी नहीं था, लेकिन कैसे पहुंचना है, कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा नॉर्थ कैंपस में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? और वो सब आपको 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। एक एक बच्चा चाहे, तुम सिर्फ इतने में तुम्हें एक पर फैकल्टी के, हाँ चल तेरे लिए मैं खुद डेडिकेटेडली आऊंगा। क्लियर? तो इतना तो बनता है दोस्त, फटाफट से आ जाइएगा। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया भैया, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। ये जो वीडियो लगी हुई है या जो भी लाइव चल रहा है ना, उसमें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट में 100 रुपए बचा लो, फटाफट से 100 रुपए बचा लो। बाकी सारा डिटेल, सारा कुछ CUET.live है ना, वो आप जब पेमेंट कर दोगे तो CUET.live पे आप लॉग इन करिएगा, नंबर से लॉग इन करेंगे। ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम जब आप कर लोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। और पहला सेशन, अगर आप ये 27 तारीख को ही देख रहे हैं तो पहला सेशन आपका यहां पे लगा हुआ है, जो कि फ्री है। अगर आप बाद में देख रहे हैं 29-30, क्योंकि डेली रहने वाला है, तो यहां पे अभी के लिए वो लॉक्ड है। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, या मैं आपको ऑब्वियसली जैसी पेमेंट करोगे ये आपका खुल जाएगा। क्लियर है यार? ये बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाई है, प्लीज इसको, ये तुम्हारे लिए बनाई है, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये खत्म हो जाएगी जैसे तुम्हारा मई में एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए है, इसको यूटिलाइज करिए, फुली यूटिलाइज करिए। क्लियर है? मिलते हैं, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी CUET.live या फिर CUET में कोई भी दिक्कत है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी दिक्कत तो होगी ही नहीं CUET में, जब तक आप इस वाली CUET प्रो मेंबरशिप में रहोगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।